यस, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तब हमारे सामने टाटा, बिरला, अंबानी, बड़े लोगों की बातें आती है। लोग उसके पुस्तकें पढ़ते हैं, उसके वीडियो देखते हैं। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे अपरिचित चेहरे हैं जिसके जीवन से बहुत सारा मोटिवेशन हमारे लिए है, बहुत सारा इंस्पायर हमारे लिए है। लेकिन हमारी कम नसीबी बोलो कि जो भी बोलो, वहां तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। इस सिलसिले में मैं जिग्नेश दवे आपके सामने एक वीडियो टॉक लेके आ रहा हूं। अपरिचित चेहरे। हर वीक एक ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जिसकी लाइफ न सिर्फ हमारे लिए, दूसरों के लिए बहुत सारी प्रेरणादायक हो सकती है। इसी सीरीज में हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यानी कि आनंद श्री। दिनेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिनेश जी कहते हैं कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। मैं जब आपकी जीवनी के बारे में पढ़ रहा था, एकदम ग्रास रूट लेवल से एक गोल्ड मेडलिस्ट तक की आपकी जर्नी, मुझे थोड़ा आपका फैमिली बैकग्राउंड के आपके पिताजी के विषय में थोड़ा मुझे प्रकाश डालिए। पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आनंद श्री धन्यवाद देता हूं। जिग्नेश सर, आपका भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में कुछ तो ऐसा होता है जो बताने लायक, हर एक के पास एक कहानी होती है, लेकिन वो कहानी सभी तक नहीं पहुंच पाती है। तो जिग्नेश दवे सर, आप खुद एक ट्रेनर है, आप खुद एक मोटिवेटर है और आप हम जैसे लोगों को सामने लेके आ रहे हैं समाज के सामने। मेरी जो कहानी है बहुत सिंपल है। हम लोग जब मेरे पिताजी जो हैं, मेरे दादाजी से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। दादाजी पहले बर्मा में थे। बर्मा बोले तो म्यांमार में काम करते थे, लेकिन अचानक में वहां से सारे इंडियन लोगों को वहां से हटाया गया। तो वो भागते भागते यानी विदाउट एनी, बिना किसी व्हीकल्स के वो इंडिया आए थे बर्मा से। वो बर्मा में गए थे काम करने के लिए गए थे, यूपी से, गोरखपुर से। और वहां से वो भागते हुए फिर वो बर्मा में आए, इंडिया में आए। और इंडिया में आने के बाद वो और उनके एक दोस्त थे, दोनों जन जो है कुर्ला में आए और कुर्ला से फिर कल्याण में आ गए। तब तक उनको एक नौकरी मिल गई थी हमारे यहाँ पर मुंबई में, जीपीओ में काम करते थे और फिर वहीं पे उनका जीवन चलता रहा। मेरे पिताजी का वहां पे जन्म हुआ कुर्ला के बाद फिर पिताजी भी फिर 10 तक, फिर वो तब तक वो जब पढ़ाई शुरू हुई तब तक वो कल्याण में शिफ्ट हो गए थे। और कल्याण में आने के बाद फिर वहां से बिजनेसमैन बने। वो बिजनेसमैन बनना चाहते थे, उनके अंदर था कि कुछ तो भी हमें करना है, लेकिन बिजनेस का ज्यादा उनके पास आइडिया नहीं था। तो जो भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसी को लेकर वो हम लोग का उन्होंने लालन पालन किया। और जब मैं 10 तक जब मैंने पढ़ाई की, एक महंत कमलदास हिंदी हाई स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। लेकिन पिताजी ने हमें कभी भी, जब भी हमें छुट्टी मिलती थी, मई का छुट्टी होता था, समर वेकेशन होता था, दिवाली का छुट्टी होता था, तो कभी उन्होंने हमें घर में बैठने नहीं दिया। वो हमेशा बोलते थे, मुझे याद है 5वीं के बाद से मैं कभी घर पे नहीं बैठा हूँ। हमेशा वो हमें कहीं किसी टेलरिंग शॉप में भेजते थे, कहीं पर हार बनाने के लिए भेजते थे। यानी कि आपको बचपन से एक एंटरप्रेन्योर के जो गुण आने चाहिए वो आपके स्किल आपको खुद से मिली हुई है। यस। तो जब आप 10th में पढ़ते थे तब आपके पास कुछ विजन तैयार था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है? कोई विजन नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस 10th पास होना ही मेरे लिए उस समय बहुत महत्वपूर्ण था। और जो भी मेहनत थी, गुरुजनों का आशीर्वाद था, माँ बाप का जो भी सपोर्ट था, उससे 10th पास हो गया। उसके बाद जो लाइफ थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई। यस, आपने ITI किया। 10th के बाद ऐसा हो गया कि अब समय, अभी आज जिस तरह से इतना करियर गाइडेंस कर रहे हैं सर, आप खुद ही करियर मार्गदर्शन करते हैं। उस समय ऐसा हमारे पास कोई मार्गदर्शन नहीं था, कोई भी मार्गदर्शक नहीं था कि हमें मार्गदर्शन करे। पिताजी बोले हम तो गरीब है, हम तो कहीं बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं दे सकते आपको। तो उन्होंने मुझे ITI में डाल दिया। बहुत अच्छा अंबरनाथ ITI था, गवर्नमेंट ITI था। ITI से IIT, हाँ, ये सफर आपका कैसा रहा? हाँ, ITI से IIT एक जर्नल है जिसके कहने के लिए तो सिमिलर वर्ड है। हाँ, सिमिलर है, लेकिन बहुत बड़ा गैप है ITI से IIT तक। कैसे आपका सफर रहा? ये कैसे अपॉर्चुनिटी मिली? ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मुझे किताब में ना थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था। जब मैंने 10th पास किया तो मुझे अपने सिलेबस के अलावा दूसरी किताब, मैं आज बताना चाहता हूँ जो लोग दर्शक देख रहे हैं, अपने किताब के अलावा दूसरी भी किताब पढ़िए। आपकी जो सिलेबस है
जो भी विद्यार्थी लोग देख रहे हैं, मुझे मालूम बताया गया है कि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी, नए उद्योजक जो बनना चाहते हैं, वो लोग इसको काफी चाहते हैं, इस वीडियो को, इस तरह के जो सर ने टॉक लेकर आए हैं। तो मुझे दूसरी किताब भी पढ़ने का बहुत शौक था, तो उसी समय शिव खेरा की एक किताब आई थी, यू कैन विन। और मैं सर आपको सुन रहा, शायद हम दोनों में एक बात सिमिलर है। मेरी लाइफ में परिवर्तन करने के लिए शिव खेरा की यू कैन विन रही थी, शायद आपके भी यू कैन विन रही। यानी कि एक पुस्तक होता है, व्यक्ति की लाइफ बदल सकता है। और मैं हाईली रिकमेंडेड करूंगा, अगर जिन्होंने किताब पढ़ी, अच्छी बात है, फिर से एक बार पढ़िएगा एक नए दृष्टिकोण से। और जिन्होंने नहीं पढ़ी तो आज ही हाईली रिकमेंडेड है, आज ही अमेजोन पे या जहां पर भी आपको बुक मिलता है पढ़िएगा। तो इस किताब ने जो है थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ना शुरू किया था, लेकिन कुछ फर्क नहीं आ रहा था ज्यादा। उसी समय जब मैं आईटीआई में पढ़ रहा था, क्योंकि आईटीआई में मुझे ना, मैं मन मार के काम कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था ये टर्नर क्या होता है, पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या होगा। क्या वो कविता की, जो गिरूंगी बादलों की गोद से, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। एक बूंद है जो आसमान से गिर रही, उसको पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं, अच्छे लोगों के संगत में रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, और अच्छा काम करते करते ईश्वर उनको थोड़ा सपोर्ट करता है। और वही बूंद जो सोच रही थी मैं शायद मिट्टी में मिलकर चिक्कल बनने वाली हूँ, मैं जल जाऊंगी, मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, मैं सांप के मुंह में जाके मैं जहर बन जाऊंगी, लेकिन ईश्वर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करता है, और वो सीप के मुंह में चली जाती है और वहां पे मोती बन जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि आईटीआई में एक सर आए थे, इसी तरह से जिग्नेश सर जैसे एक सर आए थे वहां पर, और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। एक्चुअली मैं भी बैठना नहीं चाहता था उस लेक्चर में, हमें जबरदस्ती बैठाया गया था। मतलब कौन जाएगा अभी, कौन लेक्चर सुनेगा, लेकिन नहीं, पता नहीं कौन सा लेक्चर आपके जीवन को परिवर्तन कर दे, कौन सा वीडियो, कौन सा यूट्यूब चैनल आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। और मैं वहां पर बैठा, पीछे ही कहीं बैठा हुआ था। उस सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे उनका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन जो आए थे, जो ट्रेनर आए थे, उन्होंने एक बात बोली, हम सब अपने जीवन में, हम सबको मौका नहीं मिलता है डॉक्टर इंजीनियर बनने का। हम सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं, हम जो अपने जीवन में हम जो काम करते हैं, उस काम में हम डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। और इस लाइन ने फिर से एक नया टर्निंग पॉइंट लेकर आया। फिर मुझे ऐसा विजन मिल गया, और उन्होंने बताया कि आप आईटीआई के बाद डिप्लोमा, एक इंजीनियरिंग होता है, वो कर सकते हैं। और वहीं से मैं जब आईटीआई में पढ़ाई कर रहा था, उसी समय मेरी खोज शुरू हुई। तब सिद्धार्थ से गौतम जो है, वो एक यात्रा शुरू हो गई, खोज शुरू हो गई। और उसके बाद मैंने कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। सर आपको पहली सैलरी कितनी मिलती? सैलरी पहली जो सैलरी मिली थी ऐसे इंजीनियर, जो मैं बताना चाहता हूँ, 7,500 रुपए मिली थी मुझे 2001 में। क्या इम्पोर्टेंट रहा 2001? बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था वो। उस समय ऐसा लग रहा था, और कितने सारे पैसे बच रहे थे उस समय, क्योंकि उस समय मैंने किताब पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड। तब तक जब मेरी पहली सैलरी आ गई थी, तब मैंने किताब पढ़ी थी, किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड, और रॉबर्ट कियोसाकी की। और उस किताब ने भी एक पैसे के बारे में एक नई समझ का निर्माण किया। और फिर वहां से फिर दूसरी यात्रा शुरू की कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे संभालना है। व्यवसाय के संदर्भ में अपने बहुत सारे, दुनिया के बहुत सारे देश देखे, बहुत सारे। तो इंडियन एंटरप्रेनर और फॉरेन एंटरप्रेनर, दोनों की सोच में आपने क्या डिफरेंट देखा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैंने ऐसा देखा कि सोच जो होती है ना, चाहे वो फॉरेन के एंटरप्रेन्योर होने दीजिए या हमारे भारत के होने दीजिएगा, लेकिन एक चीज तो दोनों में कॉमन मिली कि जो बड़े लोग होते हैं वो एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, और वो सिस्टम उनको और पैसा कमा के देता है, जो आप सिखा रहे हो ऑलरेडी, जो आप वही सिखा रहे हैं। मैंने देखा है कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। गूगल ने क्या किया, एक सिस्टम का निर्माण किया है, और वो फ्री में दे रहे लोगों को। वो फ्री में, हम सोचते हैं एक सामान्य इंसान जो होता है मिडिल में, फ्री में क्यों दूं भाई, मेरा वो पैसा कहीं जाना नहीं चाहिए। लेकिन आप यूट्यूब देखोगे, ये आपको फ्री में मिल रहा है, आप चैनल अपलोड कर रहे हो, फ्री में कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका एक माइंडसेट अलग होता है, और वो एक सिस्टम बनाते हैं, और यही सिस्टम उनको और पैसा कमा के देता है। ओके, अब इतने कंट्रियों में घूमे, बहुत सारे, मेरे ख्याल से दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, यूएसए, जर्मनी, बहुत सारे कंट्री घूमे। ये सब होते हुए ऐसा क्यों लगा कि वापस मुझे इंडिया में आके मुझे सेट होना चाहिए? मेरी जो पहली यात्रा थी वो मॉरिशस की थी 2006 में। मॉरिशस के बाद में ओमान में मुझे काम करने का मौका मिला, वो भी एक एक्सीडेंटली काम करने का मौका मिला। किसी और को वहां पर जाना था, सिलेक्शन किसी और का हुआ था, लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ था
उन्होंने वो नहीं जा पा रहे तो उन्होंने मुझे बोला कि आप चले जाओ। तो फिर मैं 2 साल के लिए गया। फिर बहुत सारी कंट्री वहाँ पे देखने को मिला, जीबीटी देखने को मिला, साउथ अफ्रीका है, फिर दुबई है, फिर केनिया है, और इथोपिया है, ज़ंज़ीबार है, तांजानिया है। तो ऐसे अलग अलग देशों में जब काम करते समय मैंने देखा कि कहीं ना कहीं इंडिया में हमें अपॉर्चुनिटी है। इंडिया इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने इसको खो दिया है। और फिर जब मैं आया 2016 में, उसके पहले भी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था, फिर से मैं जब फॉरेन जाने का मौका मिला, वहाँ पे एक चीफ इंजीनियर और या आप बोल सकते हैं कि प्लांट मैनेजर का पोजीशन मिला। पोजीशन अच्छा था, घर वालों का भी सपोर्ट था, तो मैं फिर से चला गया 2 साल के लिए इथोपिया में मैं गया। जब मैं वापस आया तब मैंने निर्णय लिया था, आते समय तो निर्णय था कि मुझे वापस जाना है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती है जीवन में कि जो आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती है। कि आने के बाद मुझे इतने सारे अपॉर्चुनिटी मिलने लगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में एक अच्छा पोजीशन मिल गया। तब तक मेरा एमटेक पूरा हो चुका था। तब तक मैं मोटिवेशनल ट्रेनर के रूप में बहुत अच्छी तरह, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कंट्री में भी जहां पर भी मैं काम करने गया, वहां पर भी मेरे लेक्चर्स होते थे। तो फिर एक कॉन्फिडेंस अच्छा लेवल बिल्डअप हो गया था। और फिर मैं जब इंडिया में आया तो फिर इंडिया में ही मैंने बोला कि यहीं पर कुछ शुरुआत करते हैं। हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी से गुप्ता जी बताते हैं कि आदमी सही समय पे गलत डिसीजन लेता है और गलत समय पे सही डिसीजन। बराबर। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि मेरा डिसीजन रॉन्ग हुआ और मेरा डिसीजन राइट हुआ? बहुत बार हुआ। आज हम लोग 6 कंपनी चला रहे हैं। एक OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड से उसकी शुरुआत हुई थी, आनंद श्री ऑर्गेनाइजेशन है। आज जो हम लोग कुछ 1.5 साल हो गए, और 2 ही दिन पहले हमें 2 दिन नहीं, कल ही के दिन, मैं तो कल ही की बात कर रहा हूँ, BSE में हमें बेस्ट एंटरप्रेन्योर, बेस्ट MSME स्टार्टअप का हमें अवार्ड दिया गया। अब लग रहा है कि ये शायद शुरुआत बहुत पहले करना चाहिए था। तो डिसीजन ये हो गया कि मैं जब नौकरी में आया था तो मुझे 2 या 3 साल में ही बाहर निकल जाना चाहिए था। मैं सभी को बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, आप सब लोग नौकरी कीजिए, कोई गलत नहीं है नौकरी करना, अच्छी बात है, नौकरी करते रहिए, लेकिन नौकरी के साथ एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कीजिए, कहीं भी छोटा सा व्यवसाय। जिग्नेश दवे सर जैसे मेंटर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने खुद इनसे मेंटरिंग लिया हुआ है, तो मुझे पता है, मैंने खुद इनका सर्विस लिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो जब आप बिजनेस करते हो, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप आज के तारीख में, मुझे पता नहीं आप इंजीनियर है या कहीं आप डेंटिस्ट हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कीजिए। तो मुझे जो सबसे ज्यादा खंत होता है कि मैंने बहुत लेट अपने बिजनेस की शुरुआत की, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अच्छा डिसीजन, अगर जल्दी जन्म हो तो जल्दी मर जाते हैं। हाँ, डिसीजन कभी लेट नहीं होता है। और दूसरा जो सर आपने दूसरा सवाल जो पूछा है कि कौन सा डिसीजन अच्छा था, तो मैं जब जॉब से शिफ्ट हुआ ऐसे एंटरप्रेन्योर, ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। ओके, जो लोग यंग जनरेशन है, स्टार्टअप में आ रहे हैं, फेल होते हम देखते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप फेल रहे हैं, तो ऐसे कौन से 3 मुद्दे सर आप हाईलाइट कीजिए जो यहाँ दर्शक देख रहे हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं। ये कोविड सिचुएशन के बाद बहुत सारे लोगों की जॉब गई होगी, छोटे बिजनेस। ऐसे 3 पॉइंट कि आदमी को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन से 3 चीज की उसको केयर करनी चाहिए और 3 कौन से गुण उसमें होने चाहिए? सबसे पहला तो एक धाड़स होना चाहिए, उसके पास एक थोड़ा सा एक साहसी वृत्त। एक सिंदबाद के 7 सफर अगर किताब आपने पढ़ी होगी, तो सिंदबाद जो है वो सफर पे निकलता है, लेकिन वो एक साहस के साथ निकलता है। पहले वो भी डरता है, वो सिर्फ किनारे ही रहता है, लेकिन जब वो उतरता है, पानी में उतरने का साहस होना चाहिए। बिजनेस शुरू करना यानी क्या, तो रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत अच्छी बात बोली है, आप पैराशूट यानी आप एरोप्लेन से तो जंप मार दिया आपने, बिजनेस शुरू करना यानी क्या, बहुत सिंपल शब्द में मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की ही बात बता रहा हूं। बिजनेस शुरू करना यानी क्या, आपने एरोप्लेन से, आपको धक्का मार दिया गया है, आप नीचे उतर रहे, आप हवा में नीचे आते जा रहे, नीचे आ रहे, लेकिन जमीन को हीट करने के पहले आपको अपना पैराशूट खोल देना है। आपको लॉस होने के पहले आपके पास फटाक से क्रिएटिव आइडिया आ जाना है कि फटाक से आप ऊपर पहुंच जाए। और ये हर एक के लाइफ में सेटबैक आता है। कोरोना तो अभी एक बहाना है, लेकिन कोरोना के पहले भी हमारे इंडिया में सेटबैक हुए हैं। बहुत सारे लोग देखेंगे कि बहुत सारा मंदी का दौर आके गया। तो पहला है कि साहस, दूसरा है क्रिएटिविटी। आपके पास क्रिएटिविटी होना चाहिए।
अमेजॉन आपको क्या लगता है अकेली कंपनी नहीं, अमेजॉन जैसी बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी इस तरह का सर्विस दे रही है, लेकिन सब लोग नहीं हो रहे क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, एक बिजनेसमैन के पास क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं सर। दो शक्कर बेचने वाले थे, सड़क पर वो शक्कर बेच रहे थे, ये भी 5 गोनी शक्कर बेचता था, ये भी 5 गोनी शक्कर बेचता था, लेकिन एक जो आदमी था वो जितने में लाता था उतने में ही शक्कर बेच रहा था, और दूसरा था वो 10 रुपया ज्यादा प्रॉफिट लगा के बेचता था, और इसका जो है जल्दी खत्म हो जाता था, ये घर चला जाता था। तो जो पहला जो 10 रुपया ज्यादा लेता था शक्कर के पीछे, उसने पूछा, बोले साहब आप जितने में ला रहे उतने में बेच रहे, आपने 30 रुपए में लाया 30 रुपए में बेच रहे, तो आपकी कमाई कैसे होती है? बोले साहब बहुत सिंपल है, ये जो 5 गोनी है ना, 5 गोनी बेच के मैं कमा लेता हूं और बाकी का टाइम मैं अपने घर वालों को देता हूं। तो क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। तीसरा जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं वो सर्विस। अगर आप सर्विस नहीं दे सकते तो बिजनेस मत कीजिएगा। जो लोग सर्विस देते हैं, जैसे मैं देखा हूं जिग्नेश साहब, आपने बिफोर टाइम आप यहां पर पहुंच गए, आपने मुझे बोला ये टाइम पे आना है, लेकिन उसके पहले आप यहां पर पहुंच गए, ये सर्विस। उसके साथ जो वाव होता है कि आपके सर्विस में वाव होना चाहिए, आप पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ ये ऑफिस को, हमारे ऑफिस को आपने क्या कर दिया, स्टूडियो बना दिया, तो ये है सर्विस। तो आपके काम में सर्विस होना बहुत जरूरी है। और मैं बताता हूं आपको, आज जो अमेजॉन इतने टॉप पे पहुंची, उसने माइक्रोसॉफ्ट को टप दिया, उसने सारे लोगों को टप करके इतने ऊंचाई पर पहुंचे, सिर्फ एक शब्द है, वो है सर्विस। उसके पहले हम जब देखते थे, हम सामान लेते तो लोग बोलते थे कि ये सामान का गारंटी नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं आपको नहीं पसंद आएगा 2 दिन में दीजिए। कितने लोग किताब मंगाते हैं साहब, उसका जेरॉक्स मारते हैं और वापस कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, चलता है। तो सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड सर, आपने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे रिकॉर्ड आपके नाम पे है, गिनीज बुक में देखिए, ये देखिए, गोल्ड मेडल देखिए, बहुत सारी। तो ऐसी कौन सी बुक आपकी लिखी हुई बुक में से जो आपको सबसे आपके दिल के नजदीक है? इस किताब अभी तो ये वो हो गया कि हमारे 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे में से बोला जा रहा है कि आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है। फिर भी आपने जो वाव की बात की कि हाँ, एक बुक तो वाव बुक होती है हमारे। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि अपनी 10 किताब आ चुकी है, 10 किताबें हमने लिखी, और उस 10 किताब के अंदर जो सबसे फेवरेट किताब जो है मेरे दिल के करीब है वो है दैनिक जीवन में भगवत गीता। इस किताब को हमने 2013 में लिखना चालू किया, 2012 में हमने डिक्लेयर किया, 2013 से लेकर 2019 तक ये किताब में लिखता गया। अलग अलग देशों में 15 देशों में बैठ के किताब लिखी गई है। और जब इस किताब को जब हम लिख रहे थे तो बहुत सारे भगवत गीता का हमें स्टडी करना पड़ा, और तब मुझे पता चला कि सारा ज्ञान तो हमारे पास पहले से ही है जो हम सफल होना चाहते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं बताना चाहता हूँ, महात्मा गांधी की जब मैं किताब लिख रहा था 2 अक्टूबर, तब मुझे फार्मूला मिला सफल होने का। फार्मूला क्या है? सफल होने का फार्मूला एक ही, जो थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, इंसान जो सोचता है, जो बोलता है, और वही अगर वो करने लगे तो इंसान सफल हो जाता है। तो बस मेरी फेवरेट किताब है दैनिक जीवन में भगवत गीता। अभी एक किताब आई है हाल ही में जो 10 तारीख को रिलीज हुई है। किताब का नाम है सफलता के 20 पन्ने। छोटे से इसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है। बहुत सारे लोग व्यवसाय में गलती करते हैं, फिर जब उसको सुधरने का मौका मिलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो एज ए स्टार्ट आपने बोला कि गुण होना चाहिए, लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले ऐसा एक पॉइंट के जिसके लिए उसको वेल प्रिपेयर होना चाहिए। हाँ, देखिए, ये जब तक हम किसी चीज की शुरुआत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं कब से सोच रहा था बिजनेस करना है, मैं जब 12वीं में था तब से मैं सोच रहा था कि बिजनेस करना है, लेकिन करते 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 जितना साल हो गया मुझे, अब जाके वो चीज हुई। लेकिन कोई बात नहीं, जहां से जागो वहां सवेरा। बिजनेस में फेलियर होते ही रहते हैं, होता है। किसी ने पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा मिशन पूरा हो गया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आपकी सांस चल रही है ना, तो समझ जाना मिशन पूरा नहीं हुआ है आपका। पृथ्वी पर अभी तक मिशन पूरा नहीं हुआ है। अगर जिस दिन मिशन पूरा हो जाएगा वो आपको उठा लेगा किसी न किसी बहाने से। आनंद श्री डॉक्टर दिनेश गुप्ता, अपने आप को 3 साल बाद सर आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? हाँ, 3 साल के बाद, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। 3 साल के बाद हमारी जो कंपनी है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है, ये ऑलरेडी बहुत अच्छे पोजीशन पे आ गई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा एक और भी हम एक नए बिजनेस में आना चाहते हैं। हम आ रहे हैं ग्रीन बूस्टर लेकर, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसके बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो 3 साल के बाद हमारी कंपनी जो है इंडिया के नंबर 2 पे जरूर आ जाएगी, या अच्छे पोजीशन पे आ जाएगी। नंबर 2 मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि नंबर 1 पे हमारे ही सर हैं, तो मैं 2nd पोजीशन पे आना चाहता हूँ।
आज हम लोग 4th रैंक पे हैं, आज हम लोग 4th रैंक पे आ गए हैं। आपके जीवन का सबसे मुश्किल समय कौन सा रहा? सबसे मुश्किल समय वो था जब मैं फॉरेन में, जैसे आदमी को लगता है कि यहाँ सब कुछ खत्म हो गया है, अभी मेरा रास्ता सब बंद हो गए हैं, ऐसा मुश्किल समय कौन सा और वहां से कैसे आप उभरे? हाँ, यूनिवर्सल में एक कॉलेज में पढ़ता था, एक कॉलेज में मैं पढ़ाता था और अचानक ऐसा हो गया कि वहां पर कुछ लोगों को कम किया जाने का एक डिसीजन लिया गया। मैनेजमेंट ने कुछ लोगों को बोला कि नहीं, अभी यहाँ पर हम कुछ लोगों को निकाल रहे हैं। तो उन्होंने, फिर मैं भी हैरान था और आपको पता ही नहीं था कि आज आप सवेरे जा रहे हो काम पे और आपको पता चलेगा आज आपका आखिरी दिन है। पता ही नहीं हम लोगों को, सिर्फ ऊपर वाले को पता है। और वो एक घड़ी थी कि जहाँ पे मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि ईएमआई चल रहा था, बहुत कुछ ऐसा हमने डिसीजन लिया हुआ था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बोले ना कि कभी भी रास्ते बंद नहीं होते, केवल एक नया मोड़ शुरू होता है। रास्ते बंद नहीं होते, वहां पे एक नया मोड़ शुरू हो जाता है। तो मुझे फिर से इथोपिया नाम का जो शहर है वहां पर जाने का मौका मिला। एक सेकेंड इनिंग थी मेरी। तो जब मैं घर पे आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं घर पे जाके क्या कहूंगा। हमें बताया गया, मेरे साथ और भी 2-3 लोग थे, हम सबको बोला गया कि आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यू है या मैनेजमेंट ने वो पोस्ट ही हटा रहे। मैनेजमेंट ने वो जो मेरा जो पोस्ट था, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट नाम का एक पोस्ट था, वो पोस्ट को वो किसी और पोस्ट के साथ मर्ज करने वाले थे, एचओडी के साथ। तो मेरा पोस्ट ही वो गायब हो गया था। तो कहते हैं ना कि आज बादलों ने हमसे साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की, गर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी तमन्ना है वहीं आशियाना बनाने की। वेरी गुड। अभी जब ये कोविड की सिचुएशन से हम धीरे धीरे उभर रहे हैं, वापस डर रहे हैं, तो आप अच्छी कविताएं लिखते हैं, तो लोगों को ये कोविड की सिचुएशन से बाहर आने के लिए वापस एक, मैंने पढ़ा था कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, तो आपकी कोई कविता के माध्यम से ये आने वाले एंटरप्रेन्योर लोगों को जो अभी मुश्किल में है उनको कैसा मोटिवेट करें? आपकी कोई पोएम के माध्यम से आप। जरूर। कि मुट्ठी में, ये मेरी कविता नहीं है, ये अमिताभ बच्चन की आवाज में सुनी हुई मेरी कविता है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमां यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं कोई टाटा अंबानी बिरला के घर में पैदा नहीं हुआ हूं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में तपकर मैंने मृत्यु से जीवन सीखा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कोरोना, कुछ लोग इसी कोरोना के अंदर, क्योंकि हमने इतने सारे लोगों को रिकॉर्ड्स दिए, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड, अमेजिंग रिकॉर्ड्स कंपनी, इंटरनेशनल टैलेंट कंपनी जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं सर, हमने 2 कंपनी तो ये कोरोना के अंदर ही बनाया। जब आत्मनिर्भर भारत का हमें अनाउंसमेंट किया था, हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी साहब ने जब अनाउंसमेंट किया था कि आत्मनिर्भर भारत 13 मई को, और 13 ही मई को हमने एक नई कंपनी यहाँ पे निर्माण कर लिया था। हमने दिमाग में एक नई कंपनी हमने वहां पर बना लिया था और उसको रजिस्टर होने में 2 या 3 महीने लगे, लेकिन रजिस्टर हो गई कंपनी। तो ये कोरोना है, इसी कोरोना में कुछ लोग टूट गए और इसी कोरोना में कुछ लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत सारे, मैं ट्रेनर को जानता हूं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़े, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा उन्होंने नई क्रिएटिव किए। मेरे मित्र है, उन्होंने 5 नई कंपनी बना दी। वो अभी भी कुछ नया सोलर के ऊपर है, हमारे सोलर के ऊपर बनाया उन्होंने। फिर उनकी दूसरी कंपनी थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो चेंज करके उन्होंने सैनिटाइजर बनाना चालू किया। फिर वो एक मशीन था जो फुट ऑपरेटेड होता था, वो उन्होंने बनाया। तो ये उन्होंने उस चीज को अवसर के रूप में देखा। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी इसको एक नए तरीके से देखें। बस एक आखिरी सवाल सर। हाँ सर। कि व्यक्ति के लाइफ में, उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में ऐसे 1-2 लोगों का योगदान होता है। आपकी लाइफ में आज आप जहां पे है, जो पोजीशन पे है, आपकी लाइफ को संभालने के लिए, संवरने के लिए किनका योगदान सबसे ज्यादा रहा है आपका? बहुत सारे लोगों का रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे, किसी ने मार के, किसी ने गाली दे के, किसी ने प्यार से, किसी ने मोहब्बत से, किसी ने मोटिवेट करके, किसी ने किताब से, किसी ने चिढ़ा के, किसी ने चिल्ला के, हर एक ने मोटिवेट किया है। फैमिली का सपोर्ट हमेशा मिला है मुझे, हमेशा। जो भी करना है, पिताजी बोले जो करना है कर ले। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, बोले पढ़ाई कर ले, क्योंकि बाद में समय ऐसा होगा कि पैसा रहेगा लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे। लेकिन ऊपर वाले की तरह से पढ़ाई अभी भी खत्म नहीं हुआ है। फिर मैं जहाँ पर, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। जिस ऑफिस में हम बैठे हैं, यहाँ पे है नयन मैम है, जिनका ये ऑफिस में हम लोग बात कर रहे हैं, उनका हमेशा मुझे मौका मिला है।
हमारी मुलाकात केवल 2 मिनट के लिए हुई थी एक फंक्शन के अंदर, लेकिन होते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि कहाँ पुराने नाते निकल जाते हैं। और मेरे जो परिजन में मेरे रिश्तेदार हैं उन्होंने भी हमेशा सपोर्ट किया, हमारे जो मामा जी हैं, हमारे चाचा जी हैं, उनका हमेशा सपोर्ट मिलता है। अगर बहुत करीब से देखा जाएगा कि बोले ना कि रिश्तेदारों के अलावा भी बहुत सारे, तो सर एक आप भी उसमें से एक है। आप मुझे याद है कि मेरा एक प्रोग्राम हुआ, तो आप सिर्फ चीयरअप करने के लिए आए थे उस प्रोग्राम में। आप बोले तो सब मैंने सुना है पहले भी, लेकिन आप सिर्फ चीयरअप करने के लिए आए थे। पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी सर डोंबिवली में। Yes. डोंबिवली में आप आए थे। तो काफी लोग हैं और ऐसा किसी हम एक के बारे में नहीं बता सकते। अगर कोई हमारा बुरा भी चाहता है तो भी वो हमें मोटिवेट करना है। यस, ये प्रोफेसर दिनेश गुप्ता से आनंद श्री कैसे हुए? हाँ, ये आनंद श्री जो है 2011 में टाइटल मिला हुआ है। 2011-2008 से ही चल रहा था ये। आनंद श्री जो है, देखिए क्या होता है हमारे समाज में ना, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे 3 दिनेश गुप्ता है। 3 दिनेश गुप्ता केवल वहीं पर है। तो मैं बोला अभी कुछ तो भी अपने को अलग करना चाहिए। तो हमारे गुरु से ही मुझे ये आनंद श्री जो है ये नाम मिला हुआ है। वो बोले आप जाइए। और जैसे मुझे याद है कि गौतम बुद्ध उनका एक शिष्य था, गौतम बुद्ध का, वो भी नाम था उनका आनंद। आनंद उनका एक बहुत अच्छा अनुयायी था। तो मुझे मेरे गुरुजी ने जब ये टाइटल उन्हें दिया तो बोले कि आप कहीं पर भी जाइएगा और लोगों के साथ आनंद से ही बात कीजिएगा और आनंद ही फैलाइए। यस, यानी कि अभी तक आपने जो लोगों की कहानियां सुनी है, बातें सुनी है, मुझे लगता है कि प्रोफेसर दिनेश गुप्ता जी आनंद श्री की कहानी भी, उसकी जीवनी भी हमें सब लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देगी। हम रेगुलर मिलते रहेंगे ऐसे अपरिचित चेहरों से। अगर आपके ध्यान में कोई ऐसे है कि जो अपरिचित है फिर भी मोटिवेटर है, अगर आपको लगता है कि आप खुद इस श्रेणी में आ सकते हैं, तो आपका यहाँ स्वागत है। फिर से एक बार दिनेश जी, इस आपके टाइट शेड्यूल से आपने मुझे समय दिया, लोगों से बात की, आपका फिर से एक बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।